हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आप लोगों का एपीपीएससी जेई सिविल 2027 थोड़ा सा इसके बारे में आज चर्चा करते हैं और समझते हैं कि इस एग्जाम में क्या उसने मांगा है आपसे, क्या सिलेबस है, ठीक है, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, ये सब आपको बताया जाएगा आज के इस सेशन में। थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा बच्चों। ठीक है। पहली चीज, जितने बच्चे भी अभी एई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि एई के एग्जाम के थ्रू जेई क्लियर हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है अप्रोच, क्योंकि जेई के एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन आता है। आप में से कई बच्चों ने इस साल का पेपर दिया ही होगा। ठीक है, इस साल का जो पेपर था, आपने जब अटेम्प्ट किया था तो आपको एक चीज क्लियरली दिख गई होगी, क्वेश्चन डायरेक्टली कैसे थे, वन लाइनर क्वेश्चन थे। जब हम ए के एग्जाम की बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर की, तो वहां पे क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के आते हैं, साथ में थोड़े से क्वेश्चन लेंदी भी होते हैं, क्योंकि वहां पे आपको असिस्टेंट इंजीनियर के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट ही जूनियर इंजीनियर का है, तो क्वेश्चन भी उसी लेवल का पूछा जाता है। ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि क्या अगर हम लोग ए के एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो जेई निकल सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, जेई का आपको सेपरेटली प्रिपरेशन ही करना पड़ेगा। कहाँ से करोगे प्रिपरेशन? तो देखो, गो प्रो एजुकेयर से काफी बच्चों ने लास्ट ईयर भी पढ़ाई की। इस बार भी अगर आप लोग चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना और अपने रिजल्ट को देख रहे हो सीधा सीधा कि भैया ज्वाइनिंग आ जाए हमारी डायरेक्टली, ठीक है, एग्जाम देते ही, तो आपको गो प्रो एजुकेयर को सीधा ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये रहा कॉन्टेक्ट नंबर, आप सीधा कॉन्टेक्ट करके भी ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है। अब बात करते हैं वैकेंसी है कौन सी। तो जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2027 की वैकेंसी आने वाली है। नोटिफिकेशन आएगा कब बेटा? इस साल के एंड में आएगा, 2026 के। तो भैया अगर 2026 के एंड में आ रहा है तो क्या हम और लेट स्टार्ट करने का प्रिपरेशन? देखो, ये प्योरली आपकी चॉइस है कि आपको प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है। अभी स्टार्ट करनी है फेब में, मार्च में, अप्रैल में, मई में। कई बच्चे तो जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो देखो, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से आपका भला होने वाला है नहीं होने वाला है वो आपको देखना है। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, मेरा मानना हमेशा से क्या रहता है, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना चांसेस हाई होता है उस एग्जाम को क्लियर करने का, क्योंकि सब्जेक्ट जितने बड़े होते हैं ना आपके, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनको पढ़ के, उनका रिवीजन करके, उनके क्वेश्चन सॉल्विंग करने में थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा अपने आप को। और अगर आपने सोचा कि भैया मैं 2-3 महीने में क्लियर कर लूँ, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बेटा आप लोगों के लिए उस एग्जाम को निकाल पाना। ठीक है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म बैच में जाओ, अभी से बैच को स्टार्ट करो, ताकि जब आपका नोटिफिकेशन आए उस समय तक तो आपका ऑलमोस्ट 80% सिलेबस खत्म हो गया हो और उस समय तक आपने टेस्ट वगैरह लगाना शुरू कर चुके हो बच्चों। ठीक है। आइए, अब एलिजिबिलिटी क्या है। या तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या बीई, बीटेक, या उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, किसके अंदर? सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या बोलता है यहाँ पे, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड और आर अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर और सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब जो बच्चे यहाँ पे अभी फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। जब भी नोटिफिकेशन अभी आता है तब की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तब तक तो आप सब पास आउट भी हो जाएंगे, आप में से आधे से ज्यादा। तो अप्लाई कहाँ से करना है? जाना है आपको appsc.gov.in। जब भी फॉर्म आएगा हम आपको नोटिफाई करेंगे और वहां जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है। अब पेपर का पैटर्न क्या रहेगा बच्चों, अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो, अगर पिछले एग्जाम के पेपर को आप देखो, ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 जो था आपका, ठीक है, पेपर 1 में आपका जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज और एप्टीट्यूड था, जो कि 150 मार्क्स का था आपका। ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चंस थे, 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। सिमिलरली टेक्निकल जो था वो 300 मार्क्स का था बच्चों। ठीक है। 100 क्वेश्चंस थे, 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन के थे वहां पे। और क्लियरली कह दिया था कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है मतलब क्वेश्चन कैसे होंगे? तो क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, जहां पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होता है बच्चों। ठीक है। इसके बाद आपका फिर एक इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टोटल पेपर देखो, 450 मार्क्स का ये हो गया, इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का हो गया, टोटल 500 नंबर का आपका पेपर रहेगा बच्चों। अब बात कर लें सिलेबस की, तो देखो, जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज में आपको ज्यादा डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है। मजा आता है जब आप सिविल की बात करें तो। अब सिविल में देखो, यहाँ पे सिलेबस ना आपको सारा पोर्शन कवर किया गया, पर थोड़ा थोड़ा कवर किया गया, बहुत ज्यादा नहीं। जेई में जितना पूछा था उतना ही कवर किया गया। जैसे कि मेजरमेंट, अब मेजरमेंट में देखो आप, तो एरिया एंड वॉल्यूम, फोर्स एंड एनर्जी, प्रेशर, वेलोसिटी, डेंसिटी, लेंथ स्क्वायर मेजर, मेट्रिक मेजर्स ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम एंड वेट। ठीक है। तो मतलब छोटे छोटे टॉपिक कवर किए गए जहां से वन लाइनर क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं।
फिर सर्वेइंग की बात करो, देखो चेन सर्वे किया गया कवर यहाँ पे, प्लेन टेबल किया गया, कंपास सर्वे किया गया, लेवलिंग किया गया, कंटूर सर्वे किया गया, थियोलाइट सर्वे किया गया। फोटोग्रामेट्री यहाँ है नहीं, जीआईएस जीपीएस यहाँ पे है नहीं। तो जो टॉपिक कवर किए गए वो बिल्कुल बेसिक बेसिक टॉपिक है जो आप कवर कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये सब्जेक्ट्स वैसे हैं जो थोड़ा पढ़ने पे आपको बहुत सारे मार्क्स दे जाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जब बच्चों मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को यहाँ देखता हूँ ना, तो मुझे ये सोम ना दिखाई देखिए, मुझे ये दिखाई देता है मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। बोलो क्यों सर? देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ फोर्सेस, ये हो गया आपका सिंपल मैकेनिक्स। देन आता है स्ट्रेस स्ट्रेन इलास्टिसिटी इंपैक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। एंड देन आता है डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड सिंपल डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो ये एक सब्जेक्ट यहाँ लिखा गया है पर एक्चुअली में कॉम्बिनेशन 3 सब्जेक्ट का है और बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं। हाँ, इजी जब होगा जब आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी। सर क्या खुद के प्रैक्टिस से एग्जाम निकल सकता है? हाँ निकल सकता है, पर टाइम ज्यादा लग जाएगा, टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा। आप स्पेशलाइज्ड पर्सन से पढ़ें जो ऑलरेडी बच्चों को इस चीज के लिए पढ़ा रहे हैं, जो खुद इस सब्जेक्ट में या तो मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं या काफी साल का एक्सपीरियंस लेके आते हैं। तो अगर ऐसे टीचर्स आपको जब पढ़ाएंगे तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर लें और विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आप इसको क्लियर कर लें बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आता है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये भी, और यहाँ पे भी इनने बेसिक बेसिक टॉपिक से लेके रखे हैं जहां से आपको जेई के लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आता है जनरल मेसनरी। जनरल मेसनरी भी एक सिंपल ही वे है। देखो यहाँ पे जो आप कवर करोगे ना वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप नीचे ब्रिज में भी देखोगे यहाँ से। जैसे कि आपका हो गया रिटेनिंग एंड ब्रेस्ट वॉल्स हो गए, अबटमेंट हो गया, विंग वॉल हो गया, टो वॉल्स हो गए। तो इसमें तो कुछ पोर्शन तो आपको नीचे भी कवर करना है, ब्रिज में भी। ठीक है, तो जनरल मेसनरी सुनने में लगता है कि भाई नया टॉपिक है, पर ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, हाँ कई बच्चे इसको कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं तो वो यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर आता है आरसीसी। अब आरसीसी को देखो तो आरसीसी में यहाँ पे बोला हुआ थ्योरी ऑफ आरसीसी, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट, एंड देन आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश एंड हार्डन कॉन्क्रीट, रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रक्चर कॉन्क्रीट। मतलब कुल मिला के इनने आरसीसी कहा जरूर है बट आरसीसी के साथ में इनने कॉन्क्रीट को भी दे दिया है। एग्जाम्पल सर, अगर आप कुछ पता हो तो बिल्डिंग मटेरियल में एक पोर्शन होता है कॉन्क्रीट, जहां पे टेस्ट ऑफ कॉन्क्रीट, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट ये सब पढ़ाए जाते हैं। और साथ में इसके जोड़ दिया इन्होंने आरसीसी, यानी लिमिट स्टेट डिजाइन पूरा जोड़ दिया है यहाँ पे, बॉन्ड एंड एंकरेज जोड़ दिया है, स्लैब बीम्स कॉलम सब जोड़ दिया है यहाँ पे। तो ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। देन फिर आता है हाइड्रोलिक्स। अब हाइड्रोलिक्स में बात करते हैं तो ये हो गया आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का पोर्शन हो गया, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता ही है, करना भी चाहिए, इस बार भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका सबसे ज्यादा सिलेबस है यहाँ पे, वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज। अच्छा, वाटर सप्लाई की जब बात करो तो सब कुछ इसके अंदर आ गया। ठीक है, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर सप्लाई हो गया, वाटर ट्रीटमेंट हो गया यहाँ पे, सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर डिमांड हो गया, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग हो गई यहाँ पे, देन पूरा प्लम्बिंग सिस्टम हो गया यहाँ पे, देन पूरे पंप्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, पूरा का पूरा डिजाइनिंग हो गई आपके ये प्लम्बिंग सिस्टम की यहाँ पे, देन वॉल्स आ गए डिफरेंट टाइप के, सब कुछ आ गया इसी पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर। देन फिर आता है ड्रेनेज, जिसको हम वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग बोलते हैं, पर यहाँ पे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पूरा नहीं लिया गया है। ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि हम बोलते हैं ना सीवर डिजाइन पूछ लिया है यहाँ पे इनने। ठीक है, फिर इन्हें ट्रैप्स के बारे में पूछ लिया है, मैन होल के बारे में पूछा हुआ है, सेप्टिक टैंक पूछा हुआ है, सोक पिट पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा चीज पूछा गया ड्रेनेज में और काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है इस एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पोर्शन से आए हुए थे बच्चों। देन बिल्डिंग मटेरियल पूछा, पूरा ना पूछ के उसने सिर्फ टिम्बर स्ट्रक्चर पूछ लिया है, तो अगेन छोटा पोर्शन है, काफी स्कोरिंग है, यहाँ से आप कर सकते हैं इसको भी। जब स्टील स्ट्रक्चर को देखते हो तो लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील एंड लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ सिंपल बीम्स कॉलम टेंशन कंप्रेशन मेंबर। मतलब इसने यहाँ पे ये नहीं कहा है आपको क्या बोलते हैं कनेक्शंस नहीं बोला इसने, पर बिना कनेक्शंस के ये मेंबर बन ही नहीं सकते, तो कनेक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ करना पड़ जाएगा आपको, तो ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है। फिर रोड एंड ब्रिजेस, जिसमें आपको क्रॉस ड्रेनेज आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आपके सारे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स पूरे पूरे इसमें आ जाएंगे, कलवर्ट आ जाएगा, इनकी डिजाइनिंग आ जाएगी। ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ ब्रिजेस आ जाएगा, अगेन अबटमेंट विंग वॉल्स वगैरह सब यहाँ आ जाएगा। तो ये पोर्शन भी कवर करना पड़ेगा, छोटा पोर्शन है बट काफी स्कोरिंग है। देन आता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ठीक है, रेट एनालिसिस। ठीक है, देन आपका कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा पूरा पूरा। ठीक है, और अगेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर जेई के एग्जाम के हिसाब से देखते हो तो। ठीक है, अगला सब्जेक्ट है हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो सिर्फ और हाईवे और ट्रांसपोर्टेशन ही जोड़ा गया है यहाँ पे,
यहाँ उसने आपका रेलवे, एयरपोर्ट, डॉक, हार्बर कुछ नहीं जोड़ा, सिर्फ उसने आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट आता है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग आपका। ठीक है, एंड फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। ठीक है, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्शन, छोटे छोटे पोर्शन होते हैं, काफी स्कोरिंग होता है ये भी। ठीक है, तो ये सब चीज कब होगा, जब आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, तब आप एग्जाम लिखोगे, तब आप क्लियर करोगे, और क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। बट इन सब चीजों के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, एक ऐसा टीचर जो आपको पढ़ाए और पढ़ा के एग्जाम के लिए सिलेक्ट करवा दे। अब उसके लिए कहां जाना पड़ेगा हमको, तो उसके लिए कहीं नहीं जाना, गो प्रो एजुकेयर वो चीज आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, काफी साल से प्रोवाइड कर रहा है और रिजल्ट भी काफी सारे हैं, और ये रहा इसका कॉन्टेक्ट नंबर। तो देर किस बात की बेटा, सीधा स्टार्ट करिए प्रिपरेशन। ठीक है, समय वेस्ट मत करो। ठीक है, समय वेस्ट कर दोगे, ये समय निकल गया, फिर लौट के वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो जितना जल्द से जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो करिए स्टार्ट। ठीक है, मिलते हैं सीधा सेशन के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।